हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब विद पूजा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। जैसा कि क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद क्या है, मेटरनिक युग क्या है, नेपोलियन कौन था, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति का प्रभाव, फिर इटली का एकीकरण, ये सब के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण के दौरान जर्मनी क्षेत्र में सभी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो जर्मन क्षेत्र में जो है समान प्रक्रियाएं चल रही थी। अतः दोनों देशों का एकीकरण जो है लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या हुआ और किसका योगदान रहा, किसका भूमिका रहा इस जर्मनी के एकीकरण में। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और पढ़ते हैं। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। जर्मनी जो है मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी में जो है सरलमा के नेतृत्व में जो है लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी जो है पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। लेकिन आधुनिक युग जब आया, वो आते आते जो है जर्मनी का विखंडन हो चुका था, जहाँ पे 300 छोटे बड़े राज्य बने हुए थे, उभरे थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहाँ प्रोटेस्ट मतावलियों की संख्या ज़्यादा थी, उत्तर जर्मन जो था उसमें जो है प्रोटेस्टेंट जो थे मतावलियों की संख्या ज़्यादा थी। वहाँ प्रुसिया सबसे शक्तिशाली राज्य था, अपना प्रभाव बनाए हुए था। उत्तर जर्मन राज्य में जो था उस पे जो है प्रुसिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रुसिया उसमें। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल जो थे राज्यों की प्रतिनिधि सभा डाइट जिंदा थी, जहाँ सभी मिलते थे। दक्षिण जर्मनी के जो था कैथोलिक बहुल, उसको डाइट बोला जाता था। डाइट का वहाँ उसे बोला जाता था जहाँ जो है सभी मिलते थे। परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। परंतु उन लोगों में जो है जर्मन राष्ट्रवाद के प्रति जो है भावना जो था बहुत कमी था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनमें उनके समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय जो है नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। जर्मन एकीकरण का जो एकीकरण हुआ उसका जो है लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना जगा, एकीकरण की जो भावना जगा, वो उसका श्रेय जो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई भी हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि जो निर्माण हुआ था तो किसको श्रेय जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। कितना ईस्वी से हुआ, तो 1806 ईस्वी में जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर जो है राइन राज्य संघ में मिला दिया था। इसी के दौरान जो है जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीन आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जर्मनी में जो थे बुद्धिजीवी लोग थे, किसान लोग थे, कलाकार लोग थे, जैसे कि हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीन, ये सब जो थे जो जर्मन राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की
व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के प्रति विकास में भूमिका निभाई। हेगेल जो था ऐतिहासिक बुद्धिवाद की व्याख्या करते जो हुए जर्मन राष्ट्रवाद की भूमिका में जो है विकास में जो है भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हेगेल के विचारों के से काफी प्रभावित था। प्रसा का जो चांसलर था, जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तर जर्मन में जो है प्रसा जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था, तो वहाँ का जो चांसलर था बिस्मार्क जो था वो जो था हेगेल के जो विचारों से काफी प्रभावित था। आर्नल्ड ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। आर्नल्ड जो था वो कविता के माध्यम से जो है जर्मन का देशभक्ति जागृत की, राष्ट्रवाद का भावना का जागरण किया, जगाया लोगों में। हार्डेनबर्ग तथा नोबोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। हार्डेनबर्ग और जो नोबोलिस था उसने जो है जर्मनी का गौरवमय जो था उसका अतीत का जो था सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। चित्रकार जो थे जर्मन के, उसने चित्रकारी के माध्यम से जो है जर्मन जो संस्कृति जो था उसका उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं के जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। इस तरह जो है ये सब का योगदान से जो है जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना जगी और जो है वो भी आधुनिक युग में प्रवेश करने को रेडी हो गया। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। जर्मनी का एकीकरण में जो है हुआ राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ जर्मनी में, उसमें जो है कॉलेजेज और स्टूडेंट्स का जो है बहुत योगदान रहा। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनशाफ्ट नामक सभा स्थापित की। तो ब्रुसेनशाफ्ट नामक जो है सभा किसने स्थापित की? तो जर्मनी के जो था शिक्षक और विद्यार्थियों ने। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय, वाइमर राज्य का जो येना विश्वविद्यालय था राष्ट्रीय आंदोलनों का केंद्र था। तो वाइमर राज्य जो येना विश्वविद्यालय है वो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। जबकि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लवाश के आदेश को जारी किया। मेटरनिक जो था वो निरंकुश शासक था, उसने जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो है एक कानून पारित किया जो था कार्लवाश के आदेश के जारी किया। परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। मेटरनिक के जो है कानून पारित करने के बाद भी जो है लोगों में, जो जर्मनी के लोग में थे, उसमें एकीकरण की भावना जाग चुकी थी और अब वो रुक नहीं रहे थे। आगे उनका एकीकरण का जो था आगे बढ़ाने का काम किया। आगे देखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थीं। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालबेरी नामक आर्थिक संघ बनाया। 1834 में जो है जर्मन व्यापारी जो था वो आर्थिक मतलब कि आर्थिक व्यवस्था इक्वल करने के लिए, समानता करने के लिए प्रसा के नेतृत्व में जो है जालबेरी नामक आर्थिक संघ बनाया। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में ध्यान रख सकते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। इतना हुआ था, फिर भी जो है जर्मन राष्ट्रवादी जो लोग थे
वो संगठित नहीं हो पाए थे, एक साथ नहीं मिल पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। जैसा कि पहले वीडियो में हम बताए हैं कि 1830 की क्रांति जो हुआ था फ्रांस में, उसके द्वारा इटली में भी राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, उसका भी प्रभाव पड़ा था इटली में और जर्मन पे भी पड़ा था। देखिए, तो 1830 की जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसका प्रभाव जर्मन राष्ट्रवादी लोग पे भी पड़ा था। तो वहाँ से भी जो है जर्मन एकीकरण के लोगों में भावना जगी। सेक्सोनी, हनोवर सेक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था। लेकिन जो है सेक्सोनी हनोवर जो राज्य था, उन लोगों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगा था, लेकिन प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जो था इन लोगों को कुचल डाला था। मतलब इन लोग का 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। जैसा कि मैंने बताई हूँ कि 1830 की क्रांति हुआ, उसका प्रभाव पड़ा। फिर 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो इसको दोबारा जो है जर्मन राष्ट्रवाद को फिर से हवा दी, मतलब कि एकीकरण की राष्ट्रवाद में। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का भी अंत कर दिया। ये जो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसके दौरान जो है मेटरनिख युग का अंत हो गया था। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा जो फ्रैंकफर्ट में बुलाया। उसके बाद ही जो है जब मेटरनिख युग अंत हो गया, तब जर्मन राष्ट्रवादी जो थे मार्च 1848 ईस्वी में पुराने संसद की सभा में जो है फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रूसिया का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। फ्रैंकफर्ट में जब ये 1848 ईस्वी में संसद में सभा बुलाया गया, तब वहाँ पे निर्णय लिया गया कि प्रूसिया का जो शासक है, प्रूसिया का शासक जो फ्रेडरिक विलियम को बनाया जाए, वही जो है जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन जो है समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राज्य के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो था एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था। तो फ्रेडरिक कौन था? तो फ्रेडरिक जो था प्रूसिया का शासक था और वो कौन था? एक निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का शासक था, ने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। ये जो यहाँ पे समस्त जर्मन राज्यों का एकीकरण करना था और लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाना था, इससे जो है फ्रेडरिक विलियम जो है इनकार कर दिया मानने से, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। दक्षिण जर्मन जो के राज्य थे, वो भी इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े थे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर दबा दिया। जब लोगों में अभाव देखा तो विद्रोह होने लगा, जिसे जो है ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर दबा दिया। प्रूसिया अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है। प्रूसिया जो उत्तर जर्मन का था राज्य, वो समझ चुका था कि उसी के नेतृत्व में जो है जर्मनी का एकीकरण संभव है। इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई जो है विलियम प्रूसिया का शासक बना। ये विलियम वन है, वो फ्रेडरिक विलियम था और ये विलियम वन है। तो उसका भाई जो है, इसी के दौरान फ्रेडरिक जो विलियम था उसका देहांत हो गया, तो उसका भाई जो था फ्रेडरिक वन, उसको प्रूसिया का शासक बनाया गया। फिर विलियम वन जो था राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जो है जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई।
साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुए। विलियम वन जो था वो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था, राष्ट्रवादी विचार के आदमी थे। उसके सुधारों के फलस्वरूप जो हुआ, जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई और एकीकरण की भावना भी आई। विलियम वन ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ये एकीकरण का उद्देश्य समझकर विलियम वन ने जो है महान कूटनीतिज्ञ जो थे बिस्मार्क, उसको चांसलर अपना नियुक्त किया। तो चलिए देखते हैं कि ये बिस्मार्क कौन था और इसकी जर्मन एकीकरण में भूमिका क्या रही। बिस्मार्क के बारे में देखते हैं। तो बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जो था जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। वह हीगेल के विचारों से प्रभावित था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बिस्मार्क कौन था, तो आप ये शॉर्ट में दे सकते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो इनके बारे में डिस्कशन कर दीजिएगा, पूरा चर्चा लिखिएगा। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। जो निरंकुश शासक था उसका समर्थन करते हुए उसने जो है जर्मनी के एकीकरण करने का प्रयास किया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। उनकी बिस्मार्क की सफलता ये थी कि वो अपने उदारवादी राष्ट्रवादी जो लोग थे और कट्टरवादी राष्ट्रवादी थे, सभी इसके जो विचार से है समर्थन में थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क जो है जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के लिए उसने जो है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त और लौ की नीति किसके द्वारा अवलंबन किया गया था, किसके द्वारा चालू किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा। और बिस्मार्क कौन था? तो जर्मन एकीकरण, ये जर्मन डाइट का जो था प्रसा का प्रतिनिधि था और उसे ये विलियम वन ने जो है बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। किसी की भी सेना अगर मजबूत रहती है तो वह राष्ट्र जो है मजबूत राष्ट्र कहलाता है। तो इसीलिए वहाँ का सेना से समझ में आता था कि इसका एकीकरण संभव है। उसने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू कर दी। कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया। 1830 जो हुआ, 1830 में उसने जो है ऑस्ट्रिया प्रसा का संधि का विरोध करना शुरू किया, जिससे प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। बिस्मार्क जो था अपनी नीतियों के कारण, अपनी कूटनीतियों के कारण जो है प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इस तरह जो है प्रसा और ऑस्ट्रिया से जो है जर्मनी कम नहीं रहा। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में शेल्स्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। बिस्मार्क जो था ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जो है 1864 ईस्वी में शेल्स्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर जो है डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद
सेल्सिविक जो है प्रसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मन की संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। यहाँ पे ये है बोला जा रहा है कि बिस्मार्क जो था ऑस्ट्रिया का साथ लिया और 1864 ईस्वी में सेल्सिविक और होल्स्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर जो है डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उस जो है उन पर जो है डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद जो है सेल्सिविक जो है प्रसा को अधीन हो गया और होल्स्टीन जो है ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गया। तो इस तरह जो है दोनों जो राज्य थे, क्योंकि दोनों में जो है जर्मन की संख्या अधिक थी, अतः जो है प्रसा ने जो है जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर जो है विद्रोह कर दिया, जिससे ऑस्ट्रिया की सेना जो है प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। ऑस्ट्रिया जो है प्रसा के क्षेत्र को पार करना चाहा, लेकिन जो है प्रसा ने जो है ऑस्ट्रिया को इसमें से रोक दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे ऑस्ट्रिया का योगदान क्या रहा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य भावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। बिस्मार्क के लिए जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध करना तो असंभव था, लेकिन वह जो है ऑस्ट्रिया को जो है आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। ये युद्ध के पहले ही जो है जर्मन जो है फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रसा जब युद्ध होगा तो आप तटस्थ रहें। इसके लिए जो है प्रसा को वो जर्मन जो है कुछ क्षेत्र देने का वादा किया, जैसा कि आप इटली के एकीकरण में भी पढ़ सकते हैं, इस तरह का बात है। तो देखते हैं, बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुएल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इटली के बारे में दिया हुआ है कि बिस्मार्क जो है इटली के शासक जो था विक्टर इमैनुएल से भी संधि कर ली थी, जिसके कारण जो है ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में जो है इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये ऑस्ट्रिया ने जो है 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ जो है सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेडोवा युद्ध किसने किया था, सेडोवा युद्ध की घोषणा किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया ने। और सेडोवा युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में। तो आप इम्पोर्टेंट लाइन याद रखें, मैं बताती भी जाती हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो अगर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। सेडोवा युद्ध जब हुआ तब ऑस्ट्रिया जो है दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर पूरी तरह पराजित हो गया। इस तरह जो है ऑस्ट्रिया का जो है जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव खत्म हो गया और जर्मन एकीकरण का जो है 2/3 कार्य जो है पूरा हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए
फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। जर्मनी के जो था दक्षिण राज्य में जो था एकीकरण के लिए जो है फ्रांस से युद्ध करना था, क्योंकि जो है वो दक्षिण रियासतों के मामले जो है फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी। इसी समय जो है स्पेन की राजगद्दी जो था उसका राजगद्दी पे बैठने का मतलब कि मामला उभरा, तो प्रसा के जो राजकुमार थे तो वो स्वाभाविक दावेदारी थे, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। फ्रांस के जो राजकुमार थे वो दावेदारी वहाँ के थे स्पेन के, लेकिन जो है फ्रांस ने जो इसका विरोध किया और प्रसा से जो है इसका लिखित मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। इसी बात को जो है जो फ्रांस जो है विरोध किया था और एक लिखित वादा मांगा था प्रसा से, इसी बात को बिस्मार्क ने जो है पूरा तोड़ मरोड़ कर जो है प्रेस में से जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर जो है 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। जब बिस्मार्क जो है प्रेस जारी किया, इसके फलस्वरूप जो है जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया, तो इससे चिढ़कर जो है फ्रांस के शासक जो था नेपोलियन थर्ड, उसने जो है फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके फलस्वरूप जो है सेडोन की लड़ाई हुई और जो है फ्रांस का हार हो गया। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, जैसे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 10 मई 1871 ईस्वी को। और यहाँ भी सेडोन की लड़ाई जो हुआ था किस देश के बीच हुआ था, तो प्रसा और किस राज्य के बीच हुआ था, तो प्रसा और फ्रांस के बीच। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हो गया। सेडोन का जब युद्ध हुआ था तो इसमें फ्रांस जो था, महाशक्ति फ्रांस जो था उसका जो है पतन हो गया और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान दे पाया। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गया। राष्ट्रवाद जो था, यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का जो शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सिर्फ जो है 2 बड़े राज्य जैसे इटली और जर्मनी जैसे ही राज्य में एकीकरण की भावना नहीं जगा, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगा, बल्कि और जो अलग अन्य जो यूरोपीय राष्ट्र था उस लोगों में भी राजनीतिक जो है उथल-पुथल शुरू हो गए। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना और लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। तो यहाँ पे से देख सकते कि हंगरी, बोहेमिया और यूनान में भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन को जो है राष्ट्रवाद की भावना जगा और इधर ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। फिर बाल्कन क्षेत्र में जो है राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, जहाँ पे स्लाव जाति के लोग रहते थे, और फिर सर्बिया का भी जन्म हुआ इसी राष्ट्रवाद के कारण।
तो आप इस वीडियो को रिकॉल कर भी सकते हैं। कल की वीडियो में मैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय का बारे में डिस्कशन करूँगी। यूनान में राष्ट्रीय की भावना कैसे जगा और फिर इसके पीछे कारण क्या थे और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या परिणाम निकला, इसके बारे में डिस्कशन करूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप हम मार्क भी किए हुए हैं और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।